हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 11 जनवरी 2023 का एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू का हम शुरू करते हैं, जिसमें आज मेरे साथ हैं 6 आर्टिकल और ये 6 अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स आउट अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लुएंस। ये सबसे लास्ट में आर्टिकल था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, पर मुझे लगा कि ये पहले डिस्कस करना जरूरी है। दूसरा है हमारा जो अभी गवर्नर एक्ट हुआ है तमिलनाडु में, जो उन्होंने वॉकआउट किया, उसके बारे में कुछ बहुत अच्छी सी चीजें समझाई गई हैं। और फिर राइट ऑफ लूजर्स को करके जो बोल्सोनारो में ब्राजील में जो हुआ उसके बारे में है। उसके बाद बोल्सोनारो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके हटने के बाद जो ब्राजील में हो रहा है उसके बारे में है। और लेसन्स फ्रॉम रशियाज यूक्रेन वॉर, इससे बहुत एक एनालिसिस है अच्छी खासी समझाने के, जो समझने के लिए हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। और नंबर 5 पे है हमारा होमोसेक्सुअलिटी, जिसपे अभी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है सेम सेक्स मैरिज को लेकर। उसके बारे में है एक डेटा पॉइंट है, एक्चुअली इंफोग्राफिक है। और आरबीआई ने कुछ लॉकर मैनेजमेंट की डिटेल्स रिवाइज करी है, उसके बारे में हम समझेंगे। पहले शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। जो यूनियन गवर्नमेंट जो अभी हमारा जो तमिलनाडु में जो गवर्नर ने वॉकआउट किया, उसके बारे में तो डिटेल में नहीं है, लेकिन एक मैसेज वहां से उठ करके आया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को और स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में जरूरी है, इसलिए मैंने उसको पहले आज लिस्टिंग किया है। और मैसेज है कि द यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स आउट अ मैसेज ऑफ यूनिटी, एकता का, और कॉन्फ्रेंस मतलब संगम। ठीक है, मैसेज भेजता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट। तो आप ध्यान दीजिए, दो टर्म हमेशा यूज होती हैं, दो टर्म यूज नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, हमेशा सेंट्रल वर्ड यूज होता है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस की बात करें तो वर्ड होना चाहिए यूनियन। ठीक है, यूनियन जो शब्द है उसकी प्राथमिकता ज्यादा है, ऐसा इस आर्टिकल में निकल करके आ रहा है। तो उसको समझते हैं एक एक करके। ये जो पिक्चर दिख रही है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, जो भारत है वो क्या होगा, स्टेट्स का यूनियन मतलब। तो वहां पे सेंटर वर्ड यूज नहीं हुआ है, और उसी को जो हमारे तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने भी हाईलाइट किया है। और आज की न्यूज में भी एक चीज है जो आर्टिकल इसी बात पे है। सो द टर्म सेंटर इज एब्सेंट, ध्यान दीजिएगा, द टर्म सेंटर इज एब्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट वांट टू सेंट्रलाइज पावर। तो उन्होंने जानबूझ जो केंद्र शब्द है उसको नहीं लिया था, एब्सेंट किया था हमने हमारे सब संविधान में, क्योंकि वो सारी पावर को सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते थे। The emphasis that at that time was on the consolidation of various provinces। और उस समय जो प्रेशर था, जो प्राथमिकता थी, emphasis किया जा रहा था सभी प्रोविंसेस को, जो इलाके थे, जो क्षेत्र थे, जो प्रोविंस के नाम से, स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता था उस वक्त, तो उनको एकीकरण करना था, समेकित करना था। और जो टेरिटरीज थी उनको भी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री, एक देश बनाने के लिए। ठीक है, तो भले ही उसमें प्राथमिकता कोई और रही हो, लेकिन शब्द जो था वो यूनियन था। सेंटर को जानबूझ के अवॉइड किया गया था, एब्सेंट किया गया था। अब समझते हैं आगे की कहानी। आर्टिकल कह रहा है इन द लाइट ऑफ तमिलनाडु गवर्नर्स रीसेंट रिमार्क्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ यूजिंग यूनियन टू रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल डेटेड 24/2021। जो आर्टिकल है वो मिस्टर मुकुंद ने लिखा है, और उन्होंने इलेबरेट किया है कि ऑन हाउ टर्म रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहे हैं कि इस प्रकाश में कि जो तमिलनाडु गवर्नर ने कहा है कि हमें शब्द यूनियन को का यूज करना चाहिए, ना कि सेंटर का, उसके बारे में आर्टिकल है। और आज की ये न्यूज है द हिंदू की, जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है आप सबके लिए, कि ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द बैच ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड क्लियर्ड देयर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन and are preparing for interview, the Tamil Nadu governor shared his view that the word ondrium, ध्यान दीजिएगा, ondrium refer to a sub-district subdivisional level structure in the hierarchy. ठीक है, and the term was used phrases perhaps with an intention to belittle and be disrespectful of the union government। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये शब्द यहाँ पे यूज हुआ है ऑनड्रियम, एक शब्द वहां पे यूज हो रहा है ऑनड्रियम ब्रसू, उसका मतलब होता है कि आप यूनियन गवर्नमेंट जो शब्द है वो यूज होना चाहिए, और इस शब्द के यूज करने के बाद
उसका जो जो इम्पोर्टेंस है, जो पोजीशन है, उसको नीचे ले जाता है ये शब्द। तो ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए। रेफर टू अ सब डिस्ट्रिक्ट, जो ये शब्द है वो रेफर किसको करता है? किसी सब डिस्ट्रिक्ट को, किसी सब डिविजनल स्ट्रक्चर को, कोई ऐसी हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है जिसका जो इंटेंशन है उसको छोटा करना और डिसरिस्पेक्टफुल करना है यूनियन गवर्नमेंट को। तो ऑन्ड्रियम वसु करके एक शब्द वहां पे तमिल में यूज होता है, उसको यूज नहीं करना चाहिए, ऐसे वहां के गवर्नर ने कहा है, आर्टिकल में भी है। अब इस टेंजेंट पे हम इस आर्टिकल को फटाफट से समझते हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन टू शन द यूसेज ऑफ टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि ये जो इस शब्द का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। उनके जो तमिलनाडु गवर्नर ने डिसीजन लिया टू उसको हटाने का। इन इट्स, गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, दो काउंसिल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तीनों ही मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। बिना गवर्नर के गवर्नमेंट आगे चल ही नहीं सकती स्टेट की, क्योंकि आखिरी स्टैंप गवर्नर के द्वारा ही लगाई जाती है as per the constitution. In its official communication and replace it with union government, इस शब्द से replace करना चाहिए, is a major step towards regaining the consciousness of our constitution. ठीक है, इसको हमें भी समझना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी का जो मुख्य आधार है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ऑब्वियसली होना ही चाहिए। किसी देश में अगर हम आधिकारिक पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले वहां के संविधान को ही ठीक से समझना चाहिए, तब भी हम किसी पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। सो अब आगे की बात यह है कि 71 years since we adopted constitution, it is time we regain the original intent of our founding fathers, beautifully etched in the parchment as article 1, India, that is Bharat, shall be union of states. So उन्होंने कहा कि इन्होंने जानबूझ के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्ट हेड थे और बाकी जितने लोग उस कमेटी में काम कर रहे थे असेंबली में, उन सब ने जानबूझ करके शब्द को रिप्लेस किया यूनियन से, क्योंकि सेंटर का मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीकरण। इफ अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन विल डिसअपॉइंट हिम। तो उन्होंने कहा, जो आर्टिकल कह रहा है कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट या फिर सिविल जॉब की या फिर सिविल सर्वेंट बनना चाहता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग करता है, तो उसे संविधान डिसअपॉइंट करेगा। ठीक है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट यूज द टर्म सेंटर or central government in all its 395 articles and 22 parts and 8 schedule में कहीं पे भी सेंटर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। What we have are the union and the states with the executive powers and the union wielded by the president acting on the aid and advice of the council of minister head by the prime minister. तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने we have are the union, मतलब हमारा जो केंद्र को यूनियन कहा गया, and the states with the executive powers, उनकी जो executive powers के साथ of the union wielded by the president, जहां पे प्रेसिडेंट भी होगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटर के आधार पे जब बात हो रही है, सेंटर का मतलब यूनियन, जब भी यूनियन गवर्नमेंट की बात होती है तो उस केस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट के लेवल पे है वैसे सेंटर के लेवल पे है, जहां पे प्रेसिडेंट होगा, कैबिनेट होगी और पीएम होगा। उसी तरह स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होगा, काउंसिल होगी या फिर कैबिनेट होगी वहां की स्टेट की, और सीएम होगा। तो वो कह रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो निहित है यूनियन, स्टेट और एग्जीक्यूटिव पावर्स कनेक्टेड विद द प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय पे, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यही जो ट्रायो बन के निकल के आता है। ना समझने वाली बात यहाँ पे ये है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, द रियल क्वेश्चन इज वेदर सच डेफिनेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट अप्रूव फॉर सेंट्रलाइजिंग पावर। सो जो सवाल है वो ये है कि वेदर सच डेफिनेशन, जो डेफिनेशन दी गई है, जो बताई जा रही है, वो कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट अप्रूव द सेंट्रलाइजिंग पावर। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात हो रही है, जब ये शब्द इसमें है ही नहीं और कोई भी सेंट्रलाइजिंग पावर को करी जाने की बात ही नहीं है संविधान में, तो डेफिनेशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है ना, आप इंटेंशन समझते हैं एक्चुअली क्या इंटेंशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ऑन December 13, 1946, जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली बाय रिजॉल्विंग दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ टेरिटरी। ये शब्द याद रखिएगा, लाइन, यूनियन ऑफ टेरिटरीज विलिंग टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब
जनतंत्र, सोवरेन मतलब संप्रभु, और इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप, किसी के इंटरप्शन के बगैर। ठीक है, तो उस समय जो उनका टारगेट था, जो जैसे वो कह रहे हैं कि एम्फेसिस था कि सभी प्रोविंसेस को और टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेकर के आना, तो उन्होंने यूनियन और भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात बोली। लेकिन अभी भी वो शब्द ही यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारत, जो अस्तित्व है हमारे देश का, उसकी संप्रभुता और जो संघवाद है वो अलग नहीं है उस भावना से। Many members of the Constituent Assembly were of the opinion that the principle of British Cabinet Mission Plan 1946 was adopted. लोग मानते थे कि उस वक्त 1946 का जो कैबिनेट मिशन का प्लान था उसको अपनाए जाने की वजह से ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया। जहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ऑब्जर्व दैट द वर्ड यूनियन वाज एडवाइजेबली यूज्ड इन ऑर्डर टू नेगेटिव द राइट ऑफ द सेसेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब कोई भी स्टेट या प्रोविंस या राज्य अब खुद से उसके संघवाद को भंग नहीं कर सकता और छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाना ज्यादा एडविजिबल है, ऐसा मिस्टर अम्बेडकर ने उस वक्त भी कहा था। बाय द एम्फेसाइजिंग आफ्टर ऑल दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसी बात को आगे ले जाते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन शब्द का यूनियन ऑफ स्टेट्स को कहा जाना ज्यादा सही है। लेकिन आगे चल करके अभी आप बात करेंगे, वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स वुड ऑब्सक्योर द वर्ड रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन जो मिस्टर हजरत मोहानी थे, उन्होंने कहा कि जो ये शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये जो क्या करता है, ऑब्सक्योर करता है, प्रभाव को कम करता है रिपब्लिक शब्द के। जो जनतंत्र की जो बात हम करते हैं, रिपब्लिक की जो बात करते हैं, अगर हम यूनियन शब्द यूज करेंगे तो मिस्टर मौलाना हसन मोहानी ने कहा कि जो शब्द है वो रिपब्लिक को थोड़ा सा कम करता है, उसकी शक्ति को कम करता है। तो मिस्टर अम्बेडकर ने क्लियर किया कि नहीं, ये लीग ऑफ नेशंस वाला यूनियन नहीं है, ये जो और पश्चिम देशों में यूज होने वाला लीग ऑफ नेशंस वाला यूनियन नहीं है। यहाँ पे जो भावना है वो यूनियन और स्टेट से कनेक्टिविटी की है, हमारे संविधान की है, जहां पे स्टेट्स को यूनियन की पावर को समझते हुए उससे अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा बोथ द यूनियन एंड स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, both derive their respective authority from constitution. The one is not subordinate to the other, it is in its own field. कोई subordinate नहीं है किसी का। The authorities of one is coordinate with that of the other. अथॉरिटी क्या है, एक आपस में कोऑर्डिनेट करने की, मतलब स्टेट्स मिल करके, स्टेट्स जो है वो संघ का ही एक भाग है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, और ये लीग ऑफ नेशन से अलग है। ऐसा मिस्टर हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे मिस्टर अम्बेडकर ने ये बात बोली, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात बोली। नाउ वर्ड प्ले का जो यहाँ आर्टिकल समझा रहा है, एक चीज और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है, आप इसको, क्योंकि ये मुद्दा उठ के आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि इस पे मेंस पे सवाल बनना तय है, कोई इसको रोक नहीं सकता, ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जुडिशरी पे, सॉरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे है। और अभी फिलहाल जो गवर्नर के जो राइट्स के बारे में बात हो रही है, उन्होंने वॉकआउट किया, तो गवर्नर्स के राइट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे GS2 के लिए ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सवाल पीछे भी बने हैं। Now, the Union government or the government of India has a unifying effect, as the message sought to be given is that government is of all. ध्यान दीजिएगा, ये यूनिफाइंग इफेक्ट की जो बात हो रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट हम कहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड जो है, जब संविधान में ही एब्सेंट रखा गया है, तो उसको क्यों प्रयोग करना चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि यूनिफाइंग इफेक्ट की वजह से मैसेज सॉर्ट किया गया, जब देखा गया कि गवर्नमेंट इज ऑफ ऑल, जो गवर्नमेंट सबके लिए है, उसके लिए यूनिफाइंग इफेक्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इवन दो द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स बेसिक फीचर एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, और जो इसका संघवाद की जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। आप ध्यान दीजिए, संघ की बात हो रही है, संघ की जब बात होगी तो यूनियन की बात होगी, और यूनियन ही हमारे जो आत्मा है हमारे संविधान की, स्टेट्स और सेंटर को जो कनेक्ट करता है। सेंटर का मतलब यूजुअली कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मतलब जो केंद्र की सरकार है, बट केंद्र की सरकार को यूनियन गवर्नमेंट शब्द यूज करना चाहिए। आमतौर की भाषा में यूजुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लोग इसको सेंटर कह देते हैं, लेकिन ऐसा अब क्योंकि शब्द उठ करके आ रहा है, तो यूनियन शब्द का प्रयोग वांछित है, और सेंट्रल वर्ड का शब्द का वर्ड अवांछित सा लग रहा है।
What remains to be seen is whether the actors wielding power intend to protect the federal feature of our constitution. तो कहने का मतलब यही है कि इस शब्द के प्रयोग से जो हमारा संघत्व है या विसंघवाद की जो भावना है, संघ की जो फीचर को प्रिक्योर करने की जो भावना है संविधान की, वो इस शब्द से निकल करके आती है। और एक बहुत ही अच्छी सेइंग यहाँ पर उन्होंने बोली है, एज नानी पालकी वाला जो एक जूरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे, उनका स्टेटमेंट है, द ओनली सेटिस्फैक्टरी एंड लास्टिंग सोल्यूशन ऑफ द वेक्स प्रॉब्लम इज टू बी फाउंड नॉट इन स्टेट्यूट बुक्स बट इन द कंसाइंस ऑफ मैन इन पावर। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको किसी समस्या का बहुत ही सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन निकालना है तो किताबों पे मत जाइए, उसकी प्रैक्टिकलिटी पे जाइए। कंसाइंस मतलब लोगों को क्या समझ में आता है और उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है शक्ति की, उसके ऊपर जाइए, किताबों पे मत जाइए। तो इसीलिए अगर इस बात को माने तो ये कोई फाइट नहीं है, फाइट होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, थोड़े शब्दों की क्लैरिटी कम है तो उसको अगर संविधान से अगर लिया जाए तो सारे जो भेद विभेद हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो आगे के आर्टिकल पे आते हैं। नंबर 2 इज अगेन फॉर द गवर्नर्स डिपार्चर, जो अभी हुआ तमिलनाडु, उसके बारे में आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो इवेंट हुआ है ये थोड़ा सा अनसेवरी इवेंट का मतलब होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ले जाता है। और अगर ये जो शुरुआत जो हुआ है ये इस तरह के अनसेवरी या फिर नकारात्मक जो इवेंट्स होते हैं उनकी तरफ ले जाता है और सेट ऑफ मतलब शुरुआत करता है। नाउ कहना चाह रहे हैं कि जो मिस्टर रवि का जो वहां के गवर्नर है, his indiscreet remark in recent days, अभी हाल के दिनों में उनकी तरफ से कुछ indiscreet remarks ऐसे आए to the effect that the state should not call itself तमिलनाडु, मतलब उन्होंने कहा कि स्टेट को अपने आप को तमिलनाडु नहीं कहना चाहिए, and that its politics were regressive, portended tension when he came to address the house। और यही जो टेंशन उनके दिमाग में थी, इस तरह कुछ आज तमिलनाडु में कोई उनके प्रैक्टिकलिटी में या फिर आजकल के दिनों में कोई ऐसी वहां पर टेंशन क्रिएट हो रही है, इसका रेफरेंस वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो पहले से ही वो रिग्रेसिव मूड में थे और जब वो एड्रेस करने आए असेंबली को तो ऐसा बाद में एक्ट हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। व्हाट वाज अनफॉर्चुनेट अबाउट मिस्टर रवीज अप्रोच वाज दैट this baiting of DMK regime was carried out into the legislation of which he is integral part। पर ये ध्यान देने वाली बात है कि उनको जो उन्होंने ये जो इवेंट हुआ और उनकी डीएमके की जो रिजीम के ऊपर एक सवाल उठा कि फाइनली गवर्नर अगर ऐसा एक एक्ट कर रहा है तो मतलब वहां की सरकार में कोई इशू है और उनका कोई इंटीग्रल इशू या इंटीग्रल पार्ट कुछ डिस्टर्ब चल रहा है उस गवर्नमेंट में, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा। जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर गवर्नर ऐसा कोई एक्ट करता है मतलब सीएम के साथ जो वहां के चीफ मिनिस्टर है या काउंसिल के साथ आपकी बनती नहीं है या फिर कोई ऐसा इंटरनल पार्ट है, कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपने वॉकआउट किया, वरना ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्योंकि इवेंट पहले भी हुए हैं, कुछ गवर्नर्स ने अपने जो एड्रेस करने वाले स्टेटमेंट्स को चेंज किया है, स्किप किया है, लेकिन ये जो हुआ क्योंकि जब वहां पे मिस्टर स्टालिन ने उसको ओवरराइड करने की कोशिश करी और कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ वही पार्ट हम चलाएंगे मीडिया में जो स्क्रिप्टेड है और उसको रिजोल्यूशन के तहत पास करने की कोशिश करी और वो पार्ट तमिल में पढ़ने की कोशिश करी वहां के स्पीकर ने, तो उस केस में उसको वॉकआउट किया। मतलब जब आपका सीएम कवर अप कर रहा है तब आपने उसको कवर अप लेने के बजाय आपने वॉकआउट किया, ये सही नहीं था एज पर दिस आर्टिकल। Now, against this backdrop, Mr. Ravi chose to skip portion of the prepared text, including a reference to Dravidian model of governance and words commending the law and order situation in the state। उन्होंने Dravidian model of governance के स्थान पे लॉ एंड ऑर्डर शब्द को यूज किया और जैसे ही मिस्टर स्टालिन ने इसको कवर अप करने की कोशिश करी तो उन्होंने वॉकआउट किया। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी हुए हैं, this evoked an immediate backlash from Chief Minister M.K. Stalin। और ये जो हुआ है इसकी वजह से जो इनकी सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में थोड़ी सी अजीब लगी। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ द और द गवर्नर शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। अभी तरीका तो ये कहता है कि एज पर ट्रेडिशन आपको अपनी स्क्रिप्ट से डिविएट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होती है, अप्रूव्ड होती है और सबको डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। तो आप ही गवर्नमेंट आपको जो लिख के दे रही है, आप ही की गवर्नमेंट है, आप उसके गवर्नर हो, तो डिविएट करने का सवाल नहीं। पर अगर ऐसा होता है तो आपको उसको समझना चाहिए और इस तरीके से वॉकआउट नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल कहता है। मिस्टर स्टालिन हाउएवर चूज टू हैंड आउट एन इमीडिएट रिपोस्ट इन द वेरी, जो मिस्टर स्टालिन ने क्या किया
उन्होंने इमीडिएट हैंडआउट को उठाया, चूज टू हैंड आउट एंड इमीडिएट रिपोस्ट इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर थ्रू अ रिजोल्यूशन दैट सेट द हाउस रिकॉर्ड वुड रिफ्लेक्ट ओनली द प्रिपेयर टेक्स्ट। मतलब उन्होंने कहा कि जो हाउस दिखाएगा सिर्फ प्रिपेयर टेक्स्ट को। उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया, इमीडिएट रिपोस्ट किया उस चीज को, एंड नॉट द वन विद इम्प्रॉम्प्टू एडिशंस और डिलीशन मेड ड्यूरिंग डिलीवरी बाय द गवर्नर। जो गवर्नर ने जो कहा है उसको ऐड नहीं किया जाएगा, उसको डिलीट भी नहीं किया, उसको डिलीट करके या फिर उसको ना लेते हुए सिर्फ प्रिपेयर टेक्स्ट को ही दिखाया जाएगा। As soon as he realized the import of Mr. Stalin's speech in Tamil, Mr. Ravi walked out, apparently treating the move to adopt the resolution as on a friend. उन्होंने देखा कि जैसे ये हुआ उन्होंने वॉकआउट किया। The events highlight the consequences of the confrontation is, ध्यान दीजिएगा, confront का मतलब होता है सामने से नकारना, उसको एक्सेप्ट ना करना, कन्फ्रंट करना, एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी गवर्नर को इस तरह से अगर आप कन्फ्रंट करते हैं अपनी ही गवर्नमेंट को, तो आपका फेथ आपकी गवर्नमेंट में कितना है या आपकी गवर्नमेंट का फेथ आपके अंदर कितना है वो शो ऑफ करता है, जो सही नहीं है किसी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। जो हमारा अभी कल एक न्यूज आई थी कि ब्राजील में जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर लूला डी सिल्वा, उन्होंने डिफीट किया बोल्सोनारो को, जो पहले प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो को, और उसके बाद वहां के जो लोगों ने उनके सपोर्ट में वहां पे जो असेंबली है, वहां के जो कोर्ट है और जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वहां पे उन्होंने जाके इन्वेट किया, और ऐसा सेम चीज पहले अमेरिका में भी हो चुकी है। समझने वाली बात ये है कि ये क्यों हुआ, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब इलेक्शन हो रहा था तो मिस्टर जायर बोल्सोनारो ने कहा, ही कॉल्ड हिज पॉलिटिक्स राइवल्स थीव्स एंड वार्नड ऑफ वायलेंस इफ वोटेड आउट। उन्होंने कहा कि जो उनके ऑपोजिट में जो लड़ने वाले राइवल्स थे उनको उन्होंने चोर कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं जीते तो वो वायलेंस हो सकता है, इसके लिए वार्निंग उन्होंने दी थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन देन जब मिस्टर लूला डी सिल्वा वहां पे ओथ ले रहे थे और उनको इनॉग्रेशन उनका हो रहा था, तो वहां से तब वो थे ही नहीं और वो फ्लाई करके कहीं और चले गए थे। सो इसके बाद अनसरप्राइजिंगली अ वीक लेटर लूला वाज इनॉग्रेटेड। Thousands of Mr. Bolsonaro supporters stormed the institutional trinity of Brazil democracy, presidential palace, Supreme Court and Congress, saying the election was stolen and demanding that the military shut down Lula's government. Even then, वो बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने मिस्टर बोल्सोनारो पहले भी ये चीज कह रहे थे कि अगर वो फेल होते हैं, अगर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं या फिर इलेक्ट नहीं होते हैं टू गेट री-इलेक्टेड इट कुड बी ओनली थ्रू फ्रॉड। तो मतलब अगर फ्रॉड होगा तो ही वो री-इलेक्टेड नहीं होंगे, वरना वो री-इलेक्ट होंगे। तो अगर इस तरह की भावना आपके वहां के लोगों के मन में आप डालेंगे तो ये होना स्वाभाविक है। जो हो रहा है ये आर्टिकल कह रहा है ना, मिस्टर बोल्सोनारो और फैन ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जो मिस्टर बोल्सोनारो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं, हैड लिटिल रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस। His silence, along with the support from Brazil's wealthy classes, seems to have empowered the protester to invade a state institution on Sunday. क्योंकि वो चुप हैं और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में सपोर्ट, उनका फैन है उसको सपोर्ट करते हैं, और कंट्री के इंस्टीट्यूशंस में उनकी जो श्रद्धा भक्ति कम है, इसी वजह से जो ये चीज हो रही है ये एग्जीक्यूट हो पाई और वो उसमें बोले भी नहीं। ना इसको तुलना करी जा रही है यूएस कैपिटॉल में जो 2021 में जो राइट्स हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स की वजह से, उससे तुलना करी जा रही है, और ऑलमोस्ट ही सेम सिचुएशन है भी। बट ये जो हो रहा है वो ब्राजील के लिए ठीक नहीं है। ये आर्टिकल कह रहा है कि अगर ये ऐसा होता रहा तो ब्राजील का जो भी बहुत एक नया जनतंत्र है वहां की सिचुएशन के हिसाब से, तो उनके लिए चीज सही नहीं है, वहां के लोगों के लिए सही नहीं है। Such an incident does not occur again. ऐसा नहीं दोबारा होना चाहिए। Meanwhile, the least Mr. Bolsonaro could do pending probe is to publicly concede that he was defeated in the election. उनको अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों के सामने जाके इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह के जो इन्वेजन हो रहा है, जो लोगों के मन में जो वायलेंस है वो ज्यादा आगे आ सकता है, और ये ब्राजील की डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ इसको ये टर्म एक यूज किया जाता है, इसको कहते हैं पॉपुलिज्म और एक टर्म और पॉपुलिज्म नेशनलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, पॉपुलिज्म नेशनलिस्ट ही है मिस्टर जायर बोल्सोनारो, क्योंकि उन्होंने पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमेशा एलीट से नीचे के लेयर के लोगों को फाइट कराना, कि एलीट क्लास तुम्हारा शोषण करता है
और मैं हूं जो तुम्हारे सर जो आपकी हेल्प करूंगा, और मैं ही हूं जो आपके हितों को आगे लेकर के जाऊंगा। अगर कोई पॉपुलिस्ट इस तरह की बात करता है, क्योंकि पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ये है, एज पर द कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो पॉपुलिज्म की वजह से, जिसको कहते हैं जनवादी, जो हिंदी वर्ड है, वहां के लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं उस व्यक्ति और लीडर पर, और इस तरह के इन्वेजन होना स्वाभाविक है अगर इस भावना को कोई भी पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट इस बात को आगे लेकर के जाता है। तो कल के आर्टिकल में, कल की न्यूज में यही बात थी कि ये जो वो लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, जो पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट हैं, और हमारे लिए यूपीएससी के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पैक्टफुल है किसी देश की डेमोक्रेसी के लिए, और या क्या डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए ये एक नुकसान है या एक आघात है जो आने वाले टाइम में एक क्राइसिस पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर ये ऐसा चलता रहा, क्योंकि ब्राजील एक ऐसा देश है, ध्यान दीजिएगा, जो एक नया जनतंत्र है एज पर द हिस्ट्री वी टॉकिंग अबाउट, डेमोक्रेटिक्स की हिस्ट्री में या डेमोक्रेटिकल हिस्ट्री में ब्राजील का नाम काफी नया है। तो उस केस में वहां के देश के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके रेफरेंस में आप GS2 में इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है मेंस के पर्पज से। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है यूक्रेन रशिया वॉर में। जिन लोगों को बेसिक हिस्ट्री नहीं पता कि रशिया का वॉर क्यों शुरू हुआ, उसके पहले की कोल्ड वॉर की हिस्ट्री या कोल्ड वॉर से जुड़ी समस्या जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इम्प्लीकेशंस हुए, अगर वो नहीं जानते हैं और उस आर्टिकल को ठीक से पढ़ें तो समझ में आ जाएगी काफी चीजें ना। उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री में जाकर के कोल्ड वॉर के बारे में जरूर पढ़ें कि कोल्ड वॉर क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या था, तो यूएस की पोजीशन क्या थी और रशिया की पोजीशन क्या थी, तो आपको इस आर्टिकल को समझने में आसानी रहेगी। नाउ रशिया इज अ रिडल, ये स्टेटमेंट शुरू हो रहा है आर्टिकल, रशिया इज अ रिडल wrapped in the mystery। रशिया एक पहेली है और जो मिस्ट्री में रैप है, इनसाइड एन एनिग्मा, ठीक है, एक रहस्य के अंदर। नाउ सेड विंस्टन चर्चिल 1939 में, विंस्टन चर्चिल जो हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बात बोली थी, रेफरिंग टू द वेस्ट मॉडल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन, और उन्होंने इसको रेफर किया था जो 1991 के पहले, आपको पता होगा कि 1991 के पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन जिसे बोलते हैं, उसके रेफरेंस में उन्होंने ये बात बोली थी 1939 में, और 1991 के बाद यूएसएसआर डिमोलिश हो गया और अलग अलग कंट्रीज में बट गया। द वर्ड्स ऑफ द कंजर्वेटिव लीडर हु लेड ब्रिटेन ड्यूरिंग वॉर टाइम स्टिल रिंग ट्रू एज अ वर्ल्ड। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो रशिया ने जो काम शुरू किया यूक्रेन को इन्वेड करके, वो कुछ और साबित करना चाहता था और साबित कुछ और हो गया। क्योंकि अभी भी आप देखिए 10 मंथ्स की वॉर चल चुकी है लेकिन कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। Now, 10 months into Russia's invasion of Ukraine tries to understand President Vladimir Putin's real intention for going to war. Before the war, Mr. Putin had created an aura of power around himself and Russia. तो अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इस युद्ध के पहले, इस इन्वेजन के पहले, उन्होंने एक पावर का ऑरा बनाया था अपने देश के आसपास कि मैं बहुत पावरफुल हूं। क्योंकि आप ध्यान दे रहे होंगे कि यूएस के बाद दो नाम इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रशिया एज पर प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन, और दूसरा है चाइना। तो रशिया भी अपनी पावर को इंस्टिगेट करके अपने आप को एक ऑरा लेकर के चल रहा था कि मैं एक बड़ी सुपर पावर हूं और मेरा जो डोमिनेंस है एशिया में वो ज्यादा है। ही डिस्टर्बेड जॉर्जियाज एम्बिशन, उसने जॉर्जिया के नाटो में जाने के डिसीजन को डिस्टर्ब किया। साथ ही साथ उसने क्या किया, वेस्ट एशिया में अपनी जो इसराइल और टर्की की पावर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। ये हिस्ट्री की बातें हैं, मतलब पहले हो चुकी हैं, उसको बैकग्राउंड ले रहा है ये आर्टिकल। ना बोथ अमेरिकन एलाइज took Crimea without fight and turned Russia again into an energy superpower। वही बात आ गई, उसने क्रीमिया को अपने अंदर हथियाया और उसके बाद रशिया को अपनी सुपर पावर की तरह लेकर के आना चाह रहा था इन सब कामों के बाद। बट हुआ क्या, उसको यूक्रेन में मुंह की खानी पड़ी क्योंकि अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, वो वहां स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। नाउ अब समझने वाली बात क्या है, The war itself offers some key lessons। इस वॉर से हमें कुछ लेसन मिलते हैं समझने वाले हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन जियोपॉलिटिक्स को लेते हुए, और वो क्या है, इट मार्क्स अस टू यूज चर्चिल्स फ्रेज, ये चर्चिल का फ्रेज लिख रहे हैं राइटर, द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ यूनिलेटरलिज्म। यूनिलेटरलिज्म का मतलब होता है एक पक्षीय, ध्यान दीजिएगा,
एक पक्षीयवाद को खत्म करने की बात कहता है। ये जो एक पहला लेसन ये है कि एक पक्षीयवाद खत्म हुआ, मतलब जो हमारा पूरा विश्व है किसी एक एक सेंटर में नहीं है, ना वो यूएस के पास हो सकता है, ना वो रशिया के पास हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेजन इन दोनों देशों ने किए हैं, और ना वो चाइना के पास हो सकता है। ये लर्निंग दे रहा है ये आर्टिकल। और हम सब जानते हैं कि कोई भी आर्टिकल राइटर की पर्सनल ओपिनियन होती है, हमको सिर्फ उसको समझना है कि वो क्या समझाना चाह रहा है, अपने मतलब की बात उनसे लेनी है, किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि चर्चिल का फ्रेज मैं यहाँ लगाना चाहता हूं कि ये एक पक्षवाद को खत्म करने का की शुरुआत है। नाउ जो अब बात इंपॉर्टेंट हमारे एस्पेक्ट से ये है, एक नए विश्व की बात जो हो रही है, वो क्या नए विश्व की बात हो रही है, क्यों हो रही है? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद या उसके टूटने के बाद, द यूएस हैड एस्टैब्लिश्ड अ डी फैक्टो यूनिलेटरल हायरार्की। यूएस जो था एक बड़ा पावर या एक पक्षीय हायरार्की को लेता हुआ एक देश बना, विच इज रेयर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो बहुत रेयर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी और हिस्ट्री में भी, और जिसने मल्टीपलर्स को डोमिनेट किया। कई सारे जो बड़े बड़े खंबे थे, विश्व के पावर के खंबे थे, उनको डोमिनेट किया। बट द यूएस वॉज अ पिनेकल ऑफ इट्स पावर इन 1990, और 1990 में वो अपनी पावर की चरम सीमा पे था, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका था, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद जो सबसे पूरे विश्व में परचम लहरा रहा था वो यूएस का था। बट अभी हाल के सालों में क्या हुआ है, एक साइन का मतलब सिम्टम दिख रहे हैं, हमको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का जो एक पक्षवाद है वो पीछे रह गया है। अमेरिकाज वॉर इन द मुस्लिम वर्ल्ड क्यों रह गया है कि अमेरिकाज वॉर इन द मुस्लिम वर्ल्ड डिड नॉट प्रोसीड एज अ वॉशिंगटन हैड एक्सपेक्टेड। जो उसकी जो वॉर थी मुस्लिम देशों को लेके, हम सब जानते हैं अफगानिस्तान की पोजीशन, हम सब जानते हैं इराक की पोजीशन, तो जो वहां पर हुआ उससे उसकी पोजिशनिंग में खराबी आई है, उसका जो परचम था वो नीचे आया। एज द यूएस गॉट स्टक इन अफगानिस्तान, यूएस अफगानिस्तान में स्टक हो गया, और इराक में तो क्या हुआ, रशिया एक बड़ी पावर बन के निकल के आया, और ईरान जो है बहुत ही ज्यादा उद्दंड, डिफेंस का मतलब उद्दंड हो गया ईरान, और चाइना भी पावर में आ गया। ध्यान दीजिएगा, तो रशिया और चाइना एशिया की बड़ी पावर बन के आए, क्योंकि अमेरिका ने एक गलत स्टेप लिया, कहा मुस्लिम देश के देशों में इन्वेड करके। ये आर्टिकल इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है। इफ रशियाज इंटरवेंशन इन जॉर्जिया एंड इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, ईरान ग्रोइंग मिलिट्री इन वेस्ट एशिया। तो अगर जो है यहाँ पे कह रहे हैं, इफ रशियाज इंटरवेंशन इन जॉर्जिया एक स्टेट, एक कंट्री है, अगर उसका इंटरवेंशन जॉर्जिया में और क्रीमिया को मिलाने की जो उसकी जो पहल है, उससे क्या होगा, ईरान ग्रोइंग मिलिट्री इन वेस्ट एशिया। इससे क्या हो रहा है कि ईरान अपनी पावर को, मिलिटेंसी को बढ़ा रहा है वेस्ट एशिया में। एंड अमेरिका's defeat in अफगानिस्तान were some signs of shift in the global order। तो ये जो एक्ट हो रहे हैं, इससे अमेरिका की डिफीट की वजह से और इन सब कहना चाहिए घटनाओं के होने से कुछ ना कुछ ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट हो रहा है। वो क्या है, द यूक्रेन वॉर, द लार्जेस्ट लैंड वॉर इन यूरोप सिंस एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। और जो रशिया यूक्रेन पाक की जो वॉर चल रही है, वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे लंबी चलने वाली वॉर है। ऐसा जो रशिया ने मैनिफेस्ट किया था, ऐसा उसने समझा था, और वो निकल के तो आ रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, उसकी पावर डिक्लेयर नहीं हो रही है इस फाइट से। ये आर्टिकल कहना चाह रहा है। नाउ The US seems to have realized that the world has changed। अब यूएस को समझ में आ रहा है कि विश्व बदल चुका है। Its response to Russia's aggression in Ukraine is a leaf from its Cold War playbook। क्योंकि हम इनडायरेक्टली हम सब ये जानते हैं कि यूक्रेन को इस तरह से फ्रंट स्टेप पे लड़ने की जो पावर मिल रही है, वो अमेरिका के सपोर्ट से मिल रही है। तो वो जो यहाँ पे जो इन्वेजन, जो अग्रेशन, रशिया का जो अग्रेशन चल रहा है यूक्रेन को लेकर के, ये कोल्ड वॉर का ही एक आउटपुट है जो उसने फेस किया। इट हैज टेकन पेन्स टू द कीप वेस्टर्न अलायंस टुगेदर, और इसकी वजह से इट हैज टेकन पेन, और ये जो स्टेप है, ये एक बड़ा स्टेप है जहां पश्चिमी अलायंस मतलब एकजुटता को साथ लेकर के आ रहा है, क्योंकि उसका इन्वेजन यूक्रेन में अभी भी चल रहा है, और उसकी वजह से जो पश्चिमी जो पावर्स हैं वो एक साथ आने के लिए मजबूर हैं। इट वॉन्ट्स टू अ कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट डिक्टेटरशिप।
और इससे क्या होगा, कोलिशन मतलब एक गठबंधन। आप इसका इट वांट्स वो इट ऐसा ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि ऐसा चाहता है, रशिया नहीं, ऐसा वक्त चाहता है कि सभी डेमोक्रेसीज को डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट आ जाना चाहिए एकजुट होकर के। इट एडमिट्स दैट रूल बेस्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने चलाया था, रूल बेस्ड ऑर्डर फेसेस सिस्टमैटिक challenges from Russia and China, but at the same time, it doesn't want a direct conflict with Russia. It seeks to be bleed Russia outside in Ukraine and approached the US President Ronald Reagan had towards the Soviet Union in Afghanistan. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सभी जो यूएस डायरेक्टली तो पंगा लेना नहीं चाहता रशिया से, और चाइना भी बड़ी पावर उभरता हुआ दिख रहा है, तो उस केस में जो ट्रांजिशन है वो विश्व जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, जो दिख रहा है, राइट। अभी वो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि वॉर चल रही है, पर दिख रहा है कि रशिया यूक्रेन में स्टक हो गया है। जैसा कि पहले यूएस वियतनाम में स्टक हुआ था, इस इन्वेजन अफगानिस्तान में स्टक हुआ था, उसी तरह सोवियत इंटरवेंशन जो अफगानिस्तान में हुआ आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट पावर गेटिंग स्टक इन स्मॉलर थ्रेड्स। मतलब छोटे छोटे थिएटर्स में, छोटे छोटे मंचों पे बड़ी बड़ी पावर्स स्टक हो गई हैं। उनको लगा था वो इन्वेट करके आगे निकल जाएंगे और सुप्रीम पावर बन के आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। नाउ अब वो कह रहे हैं कि जो यूक्रेन का जो नेशनलिज्म है, इसको भी मिसकैलकुलेट किया रशिया ने। रशिया को लगा कि वो आगे इन्वेट करके निकल जाएगा क्रीमिया की तरह, पर ऐसा नहीं हुआ। नाउ इस मिसकैलकुलेशन की वजह से रशिया का तो नुकसान हुआ ही है, जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको भी यूक्रेन की तरफ से जो लड़ रही हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि वक्त बदल चुका है और एक पक्षीवाद खत्म हो गया है। नाउ अब चाइना टेक अवे क्या है? चाइना भी अभी ताइवान को लेकर के कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जहां पे यूएस कह रहा है कि मैं उससे सपोर्ट करूंगा ताइवान को अगर चाइना फाइट लेता है तो ये जान दीजिए कि आप जियोपॉलिटिक्स में दो अलग अलग देशों की फाइट में दूसरे देश भी आके स्टक हो रहे हैं, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। So one argument in America's strategy circle is that defeating Russia and Ukraine would discourage Chinese President Xi Jinping from making any adventurous move towards Taiwan. तो क्योंकि जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं रशिया को डिफीट करने में यूक्रेन में, और अगर ऐसा होता है तो मिस्टर जी जिनपिंग को समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा स्टेप ना ले ताइवान के खिलाफ कि उनको मुंह की खानी पड़े, ये कहना चाह रहे हैं। ये चाइना टेक अवे है। नाउ रिजल्ट में हमें क्या समझना है? द वॉर मार्क्स द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ यूनिलेटरलिज्म। ये शब्द याद रखिएगा, ये हमारे मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे आपको सवाल लिखने को आ सकता है, जिसे कहते हैं एक पक्षवाद यूनिलेटरलिज्म। और ये कह रहे हैं कि इसका खात्मा हो रहा है, एंड ऑफ द बिगिनिंग, ठीक है, इसकी शुरुआत का अंत हो रहा है, while also reminding great powers of the pitfalls of long conflicts, ठीक है। और जो लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़े बड़ी शक्तियां हैं, वो एक जगह आके स्टक हो जाती हैं, हुआ करती हैं, हो रही हैं, और यही इसका अंजाम है। Now, नेक्स्ट आर्टिकल में हम समझेंगे कि ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री। जो एक्सपर्ट है हमारे, ये प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के, इन्होंने कहा है कि जो आरईवीएम का जो स्टेप इलेक्शन कमीशन ले रहा है उसमें काफी चीजें समझने वाली हैं, और कुछ सवाल हैं जो यहाँ उठा रहे हैं जो वैलिड भी हैं। पर अभी उन्होंने 16 जनवरी को हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने डेमोन्स्ट्रेशन करने की बात बोली है आरईवीएम के प्रोटोटाइप की, कि कैसे काम करेगा, इसके इश्यूज क्या होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है 16 जनवरी को, इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अब कुछ सवाल ये यहाँ पे उठा रहे हैं जो पहले भी उठ चुके हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। कि पहली बात तो ये, हाउ विल इट बी इंश्योर दैट ऑल हु विश टू अप्लाई फॉर रिमोट वोटिंग आर एबल टू डू सो विदाउट लेट और हिंड्रेंस। ध्यान दीजिएगा कि जो आरईवीएम या जो रिमोट वोटिंग करना चाहता है वो कैसे करेगा, समस्याएं कैसे नहीं आएंगी, और एंड दैट ऑल एप्लीकेशंस आर प्रोसेस फेयरली, और कैसे सारा प्रोसेस फेयरली काम करेगा, विदाउट इनएडवर्टेंट और सेलेक्टिव एक्सक्लूजन, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन विल रिमोट वोटिंग बी डिनाइड, रिमोट वोटिंग किस सिचुएशन में डिनाई करी जाएगी और किस सिचुएशन में एक्सेप्ट करी जाएगी। उसके साथ ही साथ इट इज नॉट सफिशिएंट जस्ट टू डिफाइन अ प्रोटोकॉल, सिर्फ प्रोटोकॉल बनाने से फायदा नहीं होगा, एज इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट ऑल एप्लीकेंट्स एंड द डिसीजंस ऑन देम आर पब्लिकली वेरिफिएबल। आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो बंदा एक स्टेट में रजिस्टर्ड था दूसरे स्टेट में रजिस्टर कैसे होगा, और लास्ट वाले का जो डेटा है वहां से कैसे हटेगा from both remote and home locations, ठीक है। This can only be done with verifiable zero trust technology that is crucially linked to digitization of the electoral rolls, which by itself requires a through examination। मतलब आप उसका पहले प्रशिक्षण करें, ट्रेनिंग दें, ये पहले बात हो चुकी है, फिर उसको एग्जामिन करें
कि डिजिटाइजेशन को ला करके कैसे आप इन सब सारी चीजों को सॉल्व करोगे जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट्स का मामला है, ए स्टेट और दो स्टेट दोनों दोनों मिली हुई है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि या तो बंदा यहाँ से यहाँ माइग्रेट करने गया है, या ए से बी में जो माइग्रेट करने वाले सिटीजन है वो कभी लौट के ए में आए ही नहीं। तो उन सब डेटा को आप कैसे फिक्स करोगे, ये सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, हाउ विल इट बी इंश्योर दैट अ पर्सन अलाउड टू वोट रिमोटली इज इनवैलिडेटेड फॉर लोकल वोटिंग एंड ऑल्सो दैट नोबडी इज इनकरेक्टली इनवैलिडेट। ध्यान दीजिएगा, यही सवाल है कि जो बंदा ऑलरेडी रिमोटली वोट करना चाहता है तो वो इनकरेक्टली इनवैलिडेट ना हो अपनी स्टेट से। सपोज करिए कि जो किसी टाइम बीइंग के लिए 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कोई बंदा ट्रैवल कर रहा था, तो उसने जैसे ही पहली वाली स्टेट की जगह दूसरी वाली स्टेट में उसने अप्लाई किया, पर वोट देने के लिए पहले वाले में आ गया। तो इन सब इश्यूज को कैसे आप रिजॉल्व करोगे, ये सवाल है। देन थर्ड, हाउ विल द वोट्स बोथ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड वीवीपैट स्लिप्स। आप ध्यान दीजिएगा, जो मशीन होती है, पहले इसको मैं दिखा चुकी हूँ, उस केस में जब भी हम वोट देते हैं तो एक स्लिप निकल के आती है वीवीपैट मशीन से, ठीक है। तो उसके रेफरेंस से कह रहे हैं बी कंसोलिडेटेड एंड काउंटेड, मतलब आप इसको समेकित कैसे करेंगे और फिर काउंटिंग कैसे होगी कि जो वोट डाले गए और जो पर्चियां निकली वो कैसे काउंट होंगी, क्योंकि जो पर्ची निकलती है, जो टोकन जाता है वोट देने के लिए हर स्टेट में, वो ऑलरेडी से इनबिल्ट डेटा के आधार पे जाता है। और जब ईआरवीएम के आधार पर डेटा बदल जाएगा तो वो कैसे स्लिप्स निकलेंगी और वोट की काउंटिंग कैसे होगी। विल द काउंटिंग एंड द वीवीपैट ऑडिट हैपन एट द रिमोट लोकेशन, क्या रिमोट लोकेशन पे ही उनकी काउंटिंग होगी, क्योंकि मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है और आपका जो वोटिंग सिस्टम है वो भी रिमोट लोकेशन पे है, और एट द होम कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर कंसोलिडेशन। तो ये सवाल उठाया। फिर कह रहे हैं हु विल बी द पोलिंग एजेंट्स, कौन होंगे एट द रिमोट लोकेशन, जो आपके रिमोट लोकेशन में पोलिंग एजेंट होंगे वो कौन होंगे। हाउ विल इट बी इंश्योर दैट इन डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट एट द रिमोट साइट अ रिमोट वोटर विल नॉट बी कोर्स। ध्यान दीजिएगा, जो रिमोट वोटर है उसके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, उसको हरासमेंट नहीं होगा। हरासमेंट इन द सेंस कि उसके पास सारे पक्ष होंगे सही तरीके से वोट देने के, इसकी गारंटी क्या है। ये सारे सवाल ऑलरेडी एक आर्टिकल में पहले आ चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जीएस 2 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जीएस 1 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज में। और ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं इन सबको जोड़ के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाइए, क्योंकि इस पे सवाल आना तय है। ना आगे बढ़ते हैं, जो इसमें कुछ एग्जाम्पल ये दे रहे हैं दूसरे देशों का, तो वहां पे भी ऐसे पहला हुआ, लेकिन हमारे देश के रेफरेंस में समझने वाली बात क्या है कि चैलेंजेस पे अभी ध्यान देना है। अभी अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ ये ट्रायल है 9 स्टेट्स को लेकर के, 9 स्टेट्स पे इसको ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 2024 में इसको अप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल आप चैलेंजेस पे ध्यान दीजिए और ये देखिए कि इस पे क्या क्या चीजें हैं जो कवर अप हो सकती हैं। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन के जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, उनको ध्यान दीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, उसके मैंने पहले भी कहा, रिटर्निंग ऑफिसर के राइट्स के बारे में समझ लीजिए, और पूरा इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसको गो थ्रू करना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो इन्फोग्राफिक है, डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सेम सेक्स मैरिज। अभी कुछ देश ऐसे हैं विश्व के जहां पर अभी भी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक है, बहुत ही अच्छा समझने के लिए, फटाक से इसको देख लेते हैं। तो आप इस जो वर्ल्ड मैप को देखिए, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको देखिए, जहां पे जो डार्क ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, जो अधिकतर पश्चिम के देश आपको दिखाई देंगे, इस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें है और ये इलाका है। सो इसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगल माना गया है। उसके साथ जो लाइट ग्रीन कलर है, जो ये इलाका है लाइट ग्रीन वाला, और थोड़ा सा इतना ही आई गेस, हाँ जो लाइट ग्रीन इलाका है यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल है। कुछ जुरिस्डिक्शंस है, कुछ इसमें नियम कायदे कानून है, उसके हिसाब से मेंशन है। उसके बाद जो ऑरेंज इलाका है वो विश्व का, उसमें सेम सेक्स मैरिज सम राइट्स, कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसमें आपका देखिए यहाँ वाला कुछ, आप यूरोप के कुछ देश हैं, इस तरफ है ये कुछ ऑरेंज इलाका यहाँ पे दिए हैं। और जो ये ब्लैंक है उसमें अभी जो काफी एशिया के देश हैं बड़े बड़े, उनमें अभी भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये जो डेटा पॉइंट हिंदू का है, इसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने चार्ट बेस्ड डिटेल दिया हुआ है और पूरा आर्टिकल भी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से सिर्फ ये समझना जरूरी था कि कहाँ कहाँ पे वैलिड है, अभी भी लीगलाइज किया गया है, क्योंकि
अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है. So even though homosexuality is legal in many countries, the idea of same sex marriage is still an anathema to them. अभी भी सेम सेक्स मैरिज कुछ देशों में अलाउड नहीं है. सो आने वाला टाइम इसको हम और समझेंगे. अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बैंक लॉकर्स को लेके, जिसमें बैंक ने कुछ चेंजेस किए हैं लॉकर्स के आधार पे, क्योंकि एक केस निकला था. पहले केस को समझ लेते हैं, उसके बाद वापस न्यूज पे आते हैं. अमिताभ दास गुप्ता की एक न्यूज थी, उसमें ऐसा एक केस था, सॉरी, उसमें यूनियन बैंक कस्टमर अमिताभ दास गुप्ता सबमिटेड दैट लेंडर ब्रोक हिज लॉकर, कि उनका लॉकर तोड़ा गया, illegally citing an incorrect assertion that he had not paid dues, और बोला कि उनका जो ड्यूज उन्होंने पे नहीं किए थे 1993 और 94 में. द चीफ मैनेजर ऑफ बैंक एडमिटेड टू हैविंग इनकरेक्टली ब्रोकन द लॉकर. उन्होंने एडमिट किया कि इनकरेक्टली लॉकर को तोड़ा गया और उसके लिए क्षमा मांगी. When Mr. Das Gupta went to collect the contents of locker, जब लॉकर को वो मुआयना करने गए, सामान लेने गए अपना, he could not find only 2 of 7 ornaments. उसमें से 7 में से 2 उनके जो जेवर थे वो थे ही नहीं. That had been deposited in the locker in a non-sealed envelope, और जो बैंक लॉकर में जमा किए गए थे. In its verdict, the court noted that imposition of liability upon the bank with respect to the contents of the locker is dependent upon provision and appreciation of evidence in a civil suit for such purpose. So उनके ऊपर बैंक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है लाइबिलिटी मानी उसके उनके ऊपर, और उनको जो है एप्रिसिएशन के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, उन्होंने इम्पोजिशन ऑफ लाइबिलिटी मानी गई बैंक की, और उनको कॉम्पनसेट करने के लिए बोला गया. ये आधार है इस न्यूज का. आप समझते हैं कि बैंक ने क्या चेंजेस लाए हैं. So the order to enhance the safety, transparency and effective management of safe the deposit lockers provided by bank, Apex Banking Regulator Reserve Bank of India ने कहा है कि अब से जब भी कोई डिपॉजिट होगा बैंक में, उसके अगेंस्ट में आप लेंगे टर्म डिपॉजिट. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये केस आया जिसमें एलिगेशन लगाई गई कि हमारा जो लॉकर तोड़ा गया और उससे कुछ जेवर गायब थे और बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ा, उसके बाद कॉम्पनसेशन लगा, तो ये तो और भी हो सकता है. तो इसको सेफगार्ड करने के लिए, इसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि अब जब भी आप बैंक लॉकर लेंगे, किसी का डिपॉजिट लेंगे, तो उसके अगेंस्ट में आप टर्म डिपॉजिट लेंगे पूरे समय का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका डिपॉजिट पूरा नहीं था, फी पूरी नहीं थी लॉकर की, इसलिए उसको तोड़ा गया. और जब उन्होंने उसका मुआयना किया तो जेवर गायब थे, तो ये तो गलत बात हुई. तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट, हमारे जो आरबीआई ने कहा, हैंग ऑन, इन्होंने यस आरबीआई ने गाइडलाइंस रिवाइज करी है. एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टू अ कंज्यूमर इट वुड कवर 3 years रेंट एंड द चार्जेस ऑफ ब्रेकिंग अपॉन द लॉकर, और चार्जेस लेंगे लॉकर ब्रेक करने के, और 3 साल का रेंट लेंगे. The locker hirer neither operate it or nor pay rent. ध्यान दीजिएगा. तो ऐसा करने से क्या है, जब आप किसी से डिपॉजिट लेंगे, तो जब भी ब्रांच शिफ्ट हो या लॉकर चेंज हो या कोई भी कंडीशनैलिटी होती है, तो आप उस केस में आपको पेपर में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा. सिर्फ यही नहीं, द सेंट्रल आइडिया हियर टू इंश्योर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ लॉकर रेंट. आप रेंट लेंगे पहले से ही. इन द इवेंट ऑफ अ मर्जर, क्लोजर और शिफ्टिंग ऑफ अ ब्रांच, अगर ब्रांच बंद होती है, क्लोज होती है या शिफ्ट होती है, तो आपको फिजिकल रिलोकेशन ऑफ लॉकर्स के केस में आपको 2 न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देना होगा, और एटलीस्ट 2 months इन एडवांस ये चीज आपको कस्टमर को बतानी होगी, तो कि आपका लॉकर चेंज हो रहा है या ब्रांच चेंज हो रही है, या आप आइए अपना सामान ले जाइए, जो भी. तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नियम लाई है आरबीआई, जो एक बड़ा स्टेप है. फर्दर, इफ द लॉकर रेंट इज कलेक्टेड इन एडवांस, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट वुड रिक्वायर टू बी रिफंडेड टू द कस्टमर. और इफ अगर लॉकर का जो रेंट है एडवांस में लिया गया है, जो उसका प्रोपोर्शन अमाउंट विल रिक्वायर टू बी रिफंडेड, उसका कुछ अमाउंट वापस किया जाएगा कस्टमर को. सरेंडर द अकाउंट, जब भी वो अकाउंट सरेंडर करेंगे. बैंक वुड नॉट बी अंडर एनी लाइबिलिटी टू इंश्योर द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर अगेंस्ट एनी रिस्क व्हाटसोएवर, और बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. एडिशनली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन बी ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर फॉर इंश्योरिंग द कॉन्टेंट्स. और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी सूरत में जो लॉकर का पैसा है उसके ऊपर इंश्योरेंस तो होता नहीं है, बैंक की सिर्फ लाइबिलिटी होती है इसको सेव करके रखना. और अभी हाल के दिनों में कुछ ऐसे केसेस आए थे जहां पर लॉकर तोड़ के पैसा निकाल लिया गया, लॉकर तोड़ के उसका पूरी ज्वेलरी निकल गई, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए आरबीआई ने स्टेप लिया है. तो ये अमिताभ दास गुप्ता का केस था. तो उसका जिस्ट ये कहता है, फॉर इन ऑर्डर टू एनहांस द सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स प्रोवाइडेड बाय बैंक,
आरबीआई हैड रियलाइज्ड अ लिस्ट ऑफ रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जरूरी क्या है कि ये बैंक लॉकर को के रिवर्स में जो टर्म डिपॉजिट लिया जाएगा वो एक यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बड़ी चीज है। आप उसके 3-4 साल का रेंट ले रहे हैं, फिर आप एक रिफंड अमाउंट भी देंगे जब आप सरेंडर करेंगे अकाउंट, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई बैंकों के ऊपर। फॉर लॉकर ऑपरेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द बैंक मस्ट इंस्टीट्यूट मेजर्स टू सेफगार्ड इट अगेंस्ट एनी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ये एक वेग लाइन आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कैसे कवर करेंगे, इस पे अभी और डिटेलिंग आएगी जो आपको ध्यान देनी है अगर आरबीआई के एस्पेक्ट से आ रही है। ये जीएसटी के लिए एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के आर्टिकल। आई होप कि आपको हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में कर ही रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और चीजें डिस्कस की जाएं एडिटोरियल में, आपको लगता है, तो प्लीज कमेंट मी बैक। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि